यूनिवर्स में छिपे ऐसे साइंटिफिक ट्रुथ जिनको अब नेक्स्ट जनरेशन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा सामने लाया जा रहा है। वह यूनिवर्स की हैवी मासिव साइट है। स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप ने यूनिवर्स में छुपी एक विशाल वस्तु का भी पता लगाया है, लेकिन ये यूनिवर्स में कहां तक फैली है और कितनी बड़ी है। अब ऐसे बड़े आकार के ऑब्जेक्ट्स के आकार का पता लगाने में निहितार्थ क्या है, और जब अधिक से अधिक डीप स्पेस में हम देखते हैं तो हमें हमेशा कुछ नया देखने को ही मिलता है। और कैसे JWST ने एक विशाल वस्तु का पता लगाया है जो हमारी मिल्की वे से भी 100 गुना बड़ी है, जो इतिहास में सबसे तेज क्षेत्रों में से एक है। पावरफुल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत के साथ हम डीप स्पेस में जो भी देखते हैं उससे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी चकित होती रहती है। और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि हम डीप स्पेस में आने वाले समय में और भी आश्चर्यजनक खोज करेंगे। आज के इस वीडियो में जानेंगे इस ऑब्जेक्ट्स के बारे में जिसने वैज्ञानिकों को भी हिलाकर रख दिया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्पेस में ऑब्जेक्ट्स का आयाम बहुत विशाल है और इसमें बड़ी मात्रा में चीजों के लिए जगह है, और ऐसा लगता है कि प्रकृति उस स्थान को भरने के लिए दृढ़ है। फॉर एग्जाम्पल EL साइनस गैलेक्सी की खोज की गई जो स्पेस में अब तक की सबसे बड़ी वस्तु में से एक है। इसमें दिलचस्प की बात यह है कि एक एक्सीडेंटल खोज है, लेकिन यह कई जीवन को बदल देने वाली या फिर न्यू एडवांस इन्वेंशंस के बारे में थी। EL साइनस एक रेडियो गैलेक्सी है। आपको नहीं पता कि रेडियो गैलेक्सीज क्या होती हैं, तो बता दें कि जिन गैलेक्सी के केंद्र पर एक सुपर मासिव ब्लैक होल होता है वह ही रेडियो गैलेक्सी होती है। इसी तरह EL के सेंटर में भी एक सुपर मासिव ब्लैक होल विद्यमान है। क्योंकि ये मामला ब्लैक होल से जुड़ा है तो गैलेक्सी के केंद्र के विपरीत पक्षों से दो रेडियो जेट के रूप में ऊर्जा का उत्पादन और रिलीज करता है, जिसे एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस रेडियो के रूप में भी जाना जाता है। आकाश गंगाओं के कुल अनुमानित रेखिक लंबाई कम से कम 2.3 मिलियन लाइट ईयर से भी अधिक होती है। ये वे दुर्लभ वस्तुएं हैं जो लो डेंसिटी यानी घनत्व वाले क्षेत्र में उगाई जाती हैं। एस्ट्रोनॉमर्स रेडियो सोर्स के गठन और विकास पर सुराग खोजने के लिए ही रेडियो गैलेक्सीज का अध्ययन करते हैं। EL साइनस नाम एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। माइथोलॉजी रिसर्चर्स ने यूरेनस के पुत्र को आकाश के आदिम देवता का नाम चुना, और ये साइनस ऑब्जेक्ट्स बहुत विशालकाय है जिसमें यूनिवर्स के नियंत्रण के लिए हेरानवोज और अन्य देवताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आप बर्लिन में लोकप्रिय पोकेमोन एल्टर पर एल्जोनस की एक मूर्ति पा सकते हैं। इस तरह से इसका नाम EL साइनस रखा गया। PhD छात्र मार्टिन जोहे के नेतृत्व में घोस्ट वुड टीम को खोजने के श्रेय में अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा की खोज की गई है। इस खोज के बारे में एक और रिमार्केबल बात यह है कि रेडियो गैलेक्सीज के विकास के बारे में कुछ लंबे समय से चली आ रही हाइपोथेसिस का खंडन करती है, जबकि नई खोजी गई आकाश गंगाओं पर इन्होंने कब्जा कर रखा है। दो प्लाज्मा प्लम्स के साथ जो असाधारण है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिकों ने कभी भी एक गैलेक्सी द्वारा बनाई गई इन विशाल चीजों को नहीं देखा था। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि कुछ आकाश गंगाओं का प्रभाव क्षेत्र उनके प्रकृति वातावरण से बहुत दूर तक पहुंच जाता है। EL साइनस गैलेक्सी कितनी बड़ी है, तो इस आकाश गंगा में जैसे स्पेस ऑब्जेक्ट की माप कैसे काम करती है। वैज्ञानिक केवल एस्ट्रोनॉमिकल इमेजेस ही ले सकते हैं, एक सिंगल पर्सपेक्टिव और व्यू पॉइंट से जो पृथ्वी से ही लिया जा सकता है। वैज्ञानिक अक्सर कुल लंबाई के कम अनुपात को मापते हैं। EL साइनस के मामले में कम अनुमान भी क्रेजी इम्प्रेसिव होता है। यह गैलेक्सी 16 मिलियन लाइट ईयर्स लंबी है, जो हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के 100 लाइनिंग अप के बराबर है। वैज्ञानिकों ने लगभग अब तक 1000 रेडियो गैलेक्सीज को खोज निकाला है, लेकिन जिनमें से केवल 10 गैलेक्सी ही 10 मिलियन लाइट ईयर से अधिक लंबी हैं। विश्लेषण के माध्यम से EL साइनस की खोज की गई थी, जो दूसरे डेटा से प्रोड्यूस्ड
यूज्ड किया गया था, जिसने कम दूरी 2 मीटर स्काई सर्वे ने 60 और 90 रेजोल्यूशन पर कोणीय कम्पैक्ट रिसोर्सेस और इमेजिंग को घटाकर लोट DR2 को पुनः संसाधित किया था, जिसके रिजल्टिंग इमेज में उन्होंने रेडियो गैलेक्सी लोब के लिए न्यू सेंसिटिविटी व्यवस्था का पता लगाने की अनुमति दी और इस प्रकार की खोज के लिए हमें अमेजिंग डेटा की जरूरत पड़ती है। बड़ी कोणीय लंबाई की अज्ञात रेडियो गैलेक्सी और जैसे जैसे स्पेस में दूरी बढ़ती जाती है, एलसीएनएस पृथ्वी के करीब होता है। यह केवल लगभग 3 बिलियन लाइट ईयर्स में ही मौजूद होता है। वैज्ञानिक इसके बारे में काफी उत्साहित भी थे। कॉस्मिक वेव का सबसे हार्डेस्ट डिफाइंड फिलामेंट होता है। यहाँ कॉस्मिक वेव का अर्थ है समकालीन विकसित यूनिवर्स। यह वास्तव में थ्रेड्स और नोड्स के नेटवर्क की तरह ही प्रेरित होता है, जिसे क्रम से है फिलामेंट्स और क्लस्टर कहा जाता है। आकाशगंगाओं और फिलामेंट्स और क्लस्टर्स को देखना मुश्किल नहीं है। हार्ड मीडियम के बीच आकाशगंगाओं को खोजा जा रहा है कि हमारे साइनस में कैसे बदलाव और ये किस प्रकार काम करता है, क्योंकि ईएल साइनस एक फिलामेंट में रहता है। इसके प्लम्स माध्यम से आगे बढ़ते समय एक हेडविंड महसूस करते हैं, जो कि हमें आकाशगंगा के साथ देखने को मिलते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्लम्स की दिशा और आकार को सूक्ष्म में बदल देते हैं और यह एक धीमी डांस करती हुई कई वर्षों तक सेम के साथ रहती है। वैज्ञानिकों ने सोचा था कि रेडियो आकाशगंगाओं के प्लम्प में आकार और दबाव फिलामेंट गुणों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन जब तक एलजी योनास शोधकर्ताओं की खोज इस तरह के एक उदाहरण की खोजने में सक्षम नहीं होते। एल्सिनस प्लम्स इतने बड़े और दुर्लभ हैं कि आसपास के माध्यम में अपेक्षाकृत आसानी से ढल जाते हैं। तो ईएल साइनस इतना बड़ा कैसे हो सकता है? और कुछ थ्योरी जिनसे टीम ने ईएल साइनस की खोज की थी, सोचा था कि यह एक विशाल ब्लैक होल द्वारा बनाया गया था। बहुत सारे स्टारडस्ट वाले स्टार्स की बड़ी मात्रा असाधारण रूप से पावरफुल जेट स्ट्रीम थी। हालांकि उन्होंने पाया कि ईएल साइनस यहाँ वर्णित 3 पहलुओं से बाहर नहीं खड़ा है। सच यह है कि साइनस की उत्पत्ति का रहस्य बना हुआ है। अब हमें पता है कि हमारी पृथ्वी के पास चंद्रमा है। हालांकि 1.1 मिलियन से अधिक एस्ट्रॉइड में मूंट वाले एस्ट्रॉइड हैं, जो अब तक केवल 150 में चंद्रमा के साथी हैं। लेकिन वैज्ञानिक ने एक और दुर्लभ एस्ट्रॉइड्स को खोज निकाला है, जिसके 3 चंद्रमा हैं। जी हाँ, हमने अब तक प्लैनेट्स के चंद्रमाओं के बारे में सुना था, लेकिन यहाँ पर एक एस्ट्रॉइड्स के भी 3 चंद्रमा को खोजा गया है। और इस इलेक्ट्रा नाम के एस्ट्रॉइड्स का प्रारंभ कैसे हुआ? एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 चंद्रमाओं के साथ दिलचस्प रूप से एक एस्ट्रॉइड है जो अब से बहुत पहले खोजा जा चुका था। इसे पहली बार 19वीं शताब्दी में देखा गया था। हालांकि 3 चंद्रमाओं की सेना के ग्रैंड कमांडर के रूप में इसकी लंबाई की स्थिति की पुष्टि हाल ही में 160 माइल्स हुई। 1873 में मंगल और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में ये एस्ट्रॉइड पाया गया था और इसका पहला चंद्रमा 2003 और दूसरा चंद्रमा 2014 में मिला। 130 इलेक्ट्रा या इलेक्ट्रा ने वैज्ञानिकों को यह भी दिखाया कि कैसे अन्य फेंथ हार्ड की चाल ढूंढना कितना मुश्किल है। इस एस्ट्रॉइड से जुड़े चंद्रमा को देखने के लिए एस्ट्रॉइड अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और केवल सबसे अच्छे डिम लाइट वाले होते हैं। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि एक एस्ट्रॉइड डिमर और फेंटर होते जा रहे हैं। ये अपने पेरेंट एस्ट्रॉइड से काफी हद तक बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि चंद्रमा छोटे या उनके पेरेंट एस्ट्रॉइड के करीब होते हैं तो उनको देखना बेहद मुश्किल होगा। इसी तरह के कारणों से एक्सोप्लैनेट्स को ऑर्बिट के दौरान ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। उनके एंकर स्टार फर्स्ट मून की लंबाई 6 किलोमीटर है और लगभग 1300 किलोमीटर की औसत दूरी से इलेक्ट्रा की परिक्रमा करते हैं। दूसरे चंद्रमा केवल 2 किलोमीटर की लंबाई और बहुत छोटा है और इसकी औसत ऑर्बिटल डिस्टेंस 500 किलोमीटर की है।
नवीनतम चंद्रमा सबसे छोटा है, जिसकी लंबाई केवल 1.6 किलोमीटर ही है। इसकी ऑर्बिटल डिस्टेंस सिर्फ 340 किलोमीटर है, जिसे तो देखना बेहद ही मुश्किल है और ये अपने पेरेंट एस्ट्रॉइड की तुलना में लगभग 15,000 गुना कम है। वैज्ञानिक जोहान्स केपलर द्वारा प्राप्त समीकरणों के एक सेट का उपयोग करके एस्ट्रॉइड के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। द्रव्यमान और आकार से वैज्ञानिक आगे इसकी डेंसिटी को निर्धारित कर सकते हैं, जो एस्ट्रॉइड की संरचना पर बहुत सारे सुराग दे सकता है। यह बात कह सकते हैं कि एस्ट्रॉइड धातुओं से बना होता है या गुरुत्वाकर्षण द्वारा धारण की जाने वाली लो डेंसिटी वाली चट्टानों से बना है। इसलिए किसी एस्ट्रॉइड के चंद्रमाओं का विवरण प्राप्त करने से ही एस्ट्रॉइड के बारे में हमें अधिक इंफॉर्मेशन मिलना संभव हो पाती है। इलेक्ट्रा के तीसरे चंद्रमा की खोज भी इनमें ही शामिल है। इस प्रोसेस से हम सेलेसियस ऑब्जेक्ट्स को खोजने के नए नए तरीकों को बदल सकते हैं। इस तरह से हम न जाने ऐसे कितने रहस्यों को उजागर कर सकते हैं जो इस डीप स्पेस में दफन हैं। आपको क्या लगता है इस गैलेक्सी और ऐसे मून्स के बारे में जो कि एस्ट्रॉइड के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।